किसी भी चुनाव को सिर्फ जीत हार के नंबरों से देखना कहानी की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। असली कहानी तो जमीन से जुड़ी होती है, वहां के लोगों से, उनकी जिंदगी से। तो आज हम राजनीति की सतह के नीचे उतरेंगे, थोड़ा और गहरा। हम अरुणाचल प्रदेश के बक्के केसांग विधानसभा क्षेत्र के चुनावी आंकड़ों को एक आईने की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये देखने के लिए कि शासन का असली मतलब क्या है और डेटा हमें हमारे लोकतंत्र के बारे में कितनी गहरी और सच्ची बातें बता सकता है। इस पूरे विश्लेषण में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले पक्के किसान की नब्ज को महसूस करेंगे, फिर आंकड़ों में छुपे जनादेश को समझेंगे, इसके बाद इस बड़े राजनीतिक बदलाव की वजहों को जानेंगे, फिर 7 चुनावों की एक लंबी कहानी पर नजर डालेंगे, लोगों से जुड़ने का एक रोड मैप देखेंगे और आखिर में इस सबसे जरूरी बात पर ध्यान देंगे कि असली लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि शासन है। तो चलिए सबसे पहले उस जगह और उन लोगों को समझते हैं जहां ये पूरी कहानी चल रही है। देखिए, किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की शुरुआत जमीन से ही होती है, वहां के लोगों से, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी उम्मीदों से। पक्के केसांग सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, एक जीता जागता समाज है जिसकी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश का ये एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ मुख्य रूप से निशी, गालो और पुरोइक समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पहचान, यही यहाँ की राजनीति को सीधा आकार देती है। तो जब हम यहाँ के वोटिंग पैटर्न को देखते हैं तो हम सिर्फ गिने चुने वोटों को नहीं देख रहे होते, हम इन समुदायों की सामूहिक आवाज को, उनकी इच्छाओं को सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो असल में यहाँ के लोगों के लिए सबसे जरूरी क्या है? उनकी मांगें बहुत ही बुनियादी हैं, बहुत ही मानवीय। उन्हें अच्छी सड़कें और पुल चाहिए जो उन्हें बाकी दुनिया से जोड़ें। उन्हें 24 घंटे बिजली चाहिए ताकि उनके बच्चे रात में पढ़ सकें, और मोबाइल का नेटवर्क चाहिए ताकि वे अपनों से जुड़े रह सकें। उन्हें अच्छे अस्पताल और स्कूल चाहिए, साफ पीने का पानी और सफाई। ये किसी बड़ी विचारधारा की लड़ाई नहीं है, यह सम्मान के साथ जीने की लड़ाई है। और हमारे संविधान का भी तो यही मूल आधार है कि हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन मिले। जानकारी के साथ अपनी बात रखना और जिम्मेदारी के साथ काम करना, यही तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। अच्छा, तो हमने जमीन की आवाज तो सुन ली। अब देखते हैं कि इन उम्मीदों और जरूरतों का मतपेटी पर क्या असर हुआ। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो एक कहानी कहते हैं। और पक्के कांसंग की कहानी बहुत ही नाटकीय है। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर कीजिए, 89.10% मतदान। ये उदासीनता का संकेत तो बिल्कुल नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। ये दिखाता है कि पक्के किसान के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर कितने गंभीर और जागरूक हैं। वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहते हैं। और अब यहीं पर कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। 2019 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 33% से ज्यादा वोट थे, एक बहुत मजबूत आधार। और सिर्फ 5 साल बाद 2024 में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 2% पर आ गया। सोचिए, 33 से सीधा 2। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, ये तो समर्थन का भाव बनकर उड़ जाना है, एक राजनीतिक भूस्खलन है। सवाल यह है कि 5 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मजबूत आधार रेत की तरह हाथ से फिसल गया? ये चार्ट तस्वीर को और भी साफ कर देता है। देखिए, बीजेपी ने लगभग 47.5% वोटों से सीट जीती, बिल्कुल। लेकिन अगर आप ऑपोजिशन के वोट्स को एक साथ देखें तो एनसीपी को लगभग 38% और कांग्रेस को 2% वोट मिले। दोनों को मिला दें तो करीब 40%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सत्ताधारी दल के खिलाफ एक बड़ा वोट बैंक तो था, लेकिन वो बुरी तरह बटा हुआ था। एक मजबूत और एकजुट विपक्ष की कमी ने जीत का रास्ता अपने आप साफ कर दिया। तो इस राजनीतिक भूचाल की असली वजह क्या थी? ये सिर्फ एक चुनाव के दिन का नतीजा नहीं है, ये एक गहरी, एक प्रणालीगत कमजोरी का लक्षण है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा, इसकी जड़ों तक पहुंचना होगा। यह स्वॉट विश्लेषण हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाता है। कांग्रेस की ताकत क्या थी? उसका राष्ट्रीय ब्रांड, उसका नाम। लेकिन जमीन पर यह ताकत काम नहीं आई। सबसे बड़ी और घातक कमजोरी थी संगठन का लगभग ना होना, एक खोखला ढांचा। अवसर क्या था? बिखरे हुए विपक्ष को एक साथ लाने का, लेकिन यह मौका हाथ से निकल गया। और सबसे बड़ा खतरा, राज्य में बीजेपी का बढ़ता हुआ दबदबा, जो एक चुनौती की तरह सामने खड़ा था। और इस प्रणालीगत विफलता का सबसे बड़ा सबूत ये आंकड़ा है। जब कोई बड़ी राष्ट्रीय पार्टी राज्य की 60 में से सिर्फ 34 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो ये अपने आप में एक साफ संकेत है कि उसका जमीनी ढांचा,
उसकी नींव बेहद कमजोर हो चुकी है। ये लड़ने से पहले ही आधी लड़ाई हार जाने जैसा है। तो पक्के केसांग में जो हुआ वो कोई अलग थलग घटना नहीं थी, ये एक बड़ी संगठनात्मक बीमारी का सिर्फ एक लक्षण था। अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। राजनीति एक दिन में नहीं बदलती। 2024 का नतीजा कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये दशकों से चल रहे एक धीमे बदलाव का नतीजा था। आइए पक्के केसांग के पिछले 7 चुनावों की कहानी के जरिए इस बदलाव की परतों को समझते हैं। 1995 में देखिए, ये कांग्रेस का एक मजबूत किला था, 56% वोट। 2004 में बीजेपी ने पहली बार यहां जीत हासिल की। 2009 में कांग्रेस ने वापसी तो की, लेकिन उसकी पकड़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। 2017 के बाद से बीजेपी ने लगातार अपनी स्थिति मजबूत की है और 2024 में वो किला पूरी तरह से ढह गया। ये कहानी है समर्थन के धीरे धीरे बूंद बूंद करके खत्म होने की। ये एक लंबी लड़ाई की कहानी है जिसे एक पक्ष ने संगठन और लोगों से संपर्क की कमी के कारण गंवा दिया। तो ठीक है, समस्या का विश्लेषण तो हो गया, पर समाधान क्या है? कोई भी राजनीतिक दल जो मतदाताओं से फिर से एक सच्चा और मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है, उसके लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? अच्छी बात यह है कि डेटा हमें सिर्फ समस्या ही नहीं दिखाता, ये हमें समाधान का एक साफ सुथरा खाका भी देता है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, यानी पुनर्निर्माण का 4 आयामी रास्ता। पहला है चुनावी रास्ता, हर छोटे बड़े मतदाता समूह को गहराई से समझना और उन तक पहुंचना। दूसरा, संगठनात्मक रास्ता, बूथ के सबसे निचले स्तर से पार्टी को फिर से खड़ा करना, एक एक ईंट जोड़कर। तीसरा, कहानी का रास्ता, यानी ईमानदार और स्थानीय शासन की एक ऐसी कहानी बनाना जिस पर लोग भरोसा कर सकें। और चौथा, संसाधन का रास्ता, यानी कम से कम संसाधनों का सबसे बेहतर और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। ये चारों स्तंभ अलग अलग नहीं है, ये एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। लेकिन एक अच्छी रणनीति अगर सिर्फ कागज पर रह जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। असली सवाल यह है कि इस रणनीति को जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसे एक अनुशासित, समय पर आधारित एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए। ये 120 दिन की योजना इसका एक अच्छा उदाहरण है। पहले 60 दिन सिर्फ सुनने, सीखने और समझने के लिए। सुनना सिर्फ डाटा जमा करना नहीं होता, ये लोगों को सम्मान देने का एक तरीका है। फिर 60वें दिन आप अपना विजन और अभियान लोगों के सामने रखते हैं। आखिरी 30 दिनों में मतदाताओं से सीधा संपर्क और तेज किया जाता है और चुनाव के दिन पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है, लोगों को वोट देने के लिए बूथ तक लेकर आना। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो सफर की बस एक शुरुआत है। किसी भी राजनीतिक गतिविधि का असली मकसद सिर्फ सरकार बनाना नहीं, बल्कि शासन करना है, यानी लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बनाना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, किसी चुनाव का असली पैमाना ये नहीं होता कि कौन कितने वोटों से जीता। असली पैमाना यह है कि चुनाव के अगले दिन से क्या होता है, क्या वादे पूरे किए जाते हैं। राजनीति का असली काम गवर्नेंस गैप को भरना है, यानी वादों और हकीकत के बीच की खाई को पाटना। और इस काम में लोगों की निजी जानकारी की गोपनीयता और उनकी सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी है, जैसा कि भारत का डीपीडीपी ढांचा हमें याद दिलाता है। और अंत में असली जीत उन प्राथमिकताओं को पूरा करने में है जिनकी बात हमने बिल्कुल शुरू में की थी। अच्छी सड़कें बनाना, स्कूलों में बेहतर शिक्षा देना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना। जब लोगों का जीवन बेहतर होता है तभी लोकतंत्र की असली जीत होती है। पक्के केसांग की कहानी हमें यही सिखाती है। राजनीति का उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा से लोगों की सेवा करना है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.